जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस स्टोर सत्याप। साथियों, आज जो हम पढ़ेंगे वह है हाथी गुम्फा शिलालेख। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि शिलालेख क्या होता है। तो देखिए, शिलालेख होता है कि यानी कि छोटे मोटे पत्थर पर जब प्राचीन समय में राजा सब लिखते थे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिलालेख बोलते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे उस शिलालेख का नाम है हाथी गुम्फा शिलालेख। क्या नाम है? हाथी गुम्फा शिलालेख। और ये और बता दूं, ये जो शिलालेख है यह उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ है, ठीक है, जिसकी एक गुफा में शिलालेख उपलब्ध हुआ, जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। और मैं बता दूं कि इस शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है, ठीक है। और इसी कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक ने न जाने कितने सैनिकों की हत्या की थी, जिसके कारण उसका सहृदय परिवर्तन हो गया था। और तब से वह बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने यह प्रतिज्ञा लिया कि आज से मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था, और नंदराज को ही नंदवंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम विशेष में जानते हैं। कहते हैं कि मौर्य वंश की शक्ति के शिथिल होने पर जब मगध साम्राज्य के अनेक सुदूरवर्ती प्रदेश सम्राट अशोक की अधीनता से मुक्त होने लगे तो कलिंग भी स्वतंत्र हो गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर तेज उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कलिंगराज खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। और उत्कीर्ण का मतलब होता है यानी कि बनाया था। क्या किया था? बनाया था। यह लेख प्राकृत भाषा में है। तो किस भाषा में? हाथी गुम्फा अभिलेख तो प्राकृत भाषा में है। और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। इसके अनुसार कलिंग के स्वतंत्र राज्य के प्राचीन जो थे एल वंश के चेती या चेदी क्षत्रिय थे। चेदी वंश में महामेघवाहन नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिसने मौर्यों की निर्बलता से लाभ उठाकर कलिंग में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। महामेघवाहन की तीसरी पीढ़ी में खारवेल हुआ, जिसका वृत्तांत हाथी गुम्फा शिलालेख में विशद के रूप में उल्लिखित है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल जो था वह कौन धर्म को मानते थे? तो वह जैन धर्म को मानते थे। और मैं बता दूं कि जैन धर्म का जो संस्थापक है वह ऋषभदेव थे। और इसके जैन धर्म के 33वें तीर्थकार जो वह पार्श्वनाथ थे, एवं अंतिम एवं सबसे प्रचलित जैन धर्म के तीर्थकार जो थे वह कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आप लोग को चित्र दिख रहा है यही है हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। यहीं पर हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ। और हाथी गुम्फा अभिलेख में दिखाता हूँ आप लोग को किस तरह से वह लिखा हुआ था। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यही है हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। आप लोगों ने चित्र में भी देखा कि हाथी गुम्फा अभिलेख कैसा है। ये
देखिए, हाथी गुम्फा के शिलालेख के अनुसार खारवेल के जीवन में पहले 15 वर्ष विद्या के अध्ययन में व्यतीत हुए। इस काल में उसने धर्म, अर्थ, शासन, मुद्रा पद्धति, कानून, शस्त्र संचालन आदि की शिक्षा प्राप्त की। 15 साल की आयु में वह युवराज के पद पर नियुक्त हुआ और 9 वर्ष तक इस पद पर रहने के उपरांत 24 वर्ष की आयु में वह कलिंग के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। राजा बनने पर उसने कलिंगाधिपति और कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। राज अभिषेक के दूसरे वर्ष उसने पश्चिम की ओर आक्रमण किया और राजा सतकर्णी की उपेक्षा कर कन्हवेना के तट पर स्थित मुसिक नगर को उसने त्रस्त किया। सतकर्णी सातवाहन राजा था और आंध्र प्रदेश में उसका स्वतंत्र राज विद्यमान था। मौर्यों की अधीनता से मुक्त होकर जो प्रदेश स्वतंत्र हो गए थे, आंध्र भी उनमें से एक था। अपने शासनकाल के चौथे वर्ष में खारवेल ने एक बार फिर पश्चिम की ओर आक्रमण किया और भोजकों तथा रठिकों को अपने अधीन कर लिया। भोजकों की स्थिति बरार के क्षेत्र में थी और रठिकों की पूर्वी खानदेश व अहमदनगर में। रठिक भोजक संभवतः ऐसे क्षत्रिय कुल थे, प्राचीन अंधक वृष्णियों के समान, जिनके अपने गणराज ये गणराज संभवतः सातवाहन की अधीनता स्वीकृत करते थे। चलिए, खारवेल की विजय यात्रा कैसी थी थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में खारवेल ने उत्तर दिशा की ओर विजय यात्रा की। उत्तरापर्थ में आगे बढ़ते हुए उसकी सेना ने बराबर पहाड़ियों में स्थित गोरखगिरी के दुर्ग पर आक्रमण किया और उसे जीतकर वे राजगीर पहुंच गए। राजगीर यानी कि आजकल का राजगीर। जिस समय खारवेल इन युद्धों में व्यस्त था, बैक्टीरिया के यवन भी भारत पर आक्रमण कर रहे थे। भारत के पश्चिमी चक्र को अपने अधीन कर वे मध्य देश में पहुंच गया। हाथी गुम्फा लेख के अनुसार यवनराज खारवेल की विजय के समाचार से भयभीत हो गया और उसने मध्य देश पर आक्रमण करने का विचार छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान कर दिया। अनेक ऐतिहासिक ने यह प्रतिपादित किया है कि खारवेल भयभीत होकर मध्य देश से वापस चले जाने वाले इस यवन राजा का नाम दिमित डेमरेटियस था। अपने शासन के 11वें वर्ष में खारवेल ने दक्षिण दिशा को आक्रांत किया और विजय यात्रा करता हुआ वह तमिल देश पहुंच गया। वहां पर उसने पिथुंड को जीता और उसके राजा को भेंट उपहार प्रदान करने के लिए विवश किया। हाथी गुम्फा शिलालेख में खारवेल द्वारा परास्त किए गए तमिल संघात का उल्लेख है। अपने शासन के 11वें वर्ष में खारवेल ने एक बार फिर उत्तरापर्थ पर आक्रमण किया और अपनी सेना के घोड़ों और हाथियों को गंगाजल स्नान कराया। मगध के राजा को उसने अपने पैरों पर गिरने के लिए विवश कर दिया। राजानंद कलिंग के इस युग के प्रथम जैन तीर्थकार भगवान ऋषभदेव की जो मूर्ति वह पाटलिपुत्र ले गया था, उसे सम्राट खारवेल फिर से कलिंग वापस ले आया। इस मूर्ति के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी लूट खारवेल मगध से अपने राज्य में ले गया और उसका उपयोग उसने भुवनेश्वर में एक विशाल मंदिर के निर्माण में किया, जिसका लेख ब्रह्मांड पुराण की उड़ीसा में प्राप्त एक हस्तलिखित पति में भी विद्यमान है। मगध के जिस राजा को खारवेल ने अपने चरणों पर गिरने के लिए विवश किया था, वे इतिहासकार के अनुसार उनका नाम बृहस्पति मित्र यानी कि बृहस्पति मित्र था। उन्होंने हाथी गुम्फा शिलालेख में इस राजा के नाम को पढ़ने का प्रयत्न भी किया है, पर सब विद्वान इस पाठ से सहमत नहीं है। श्री जायसवाल ने हाथी गुम्फा शिलालेख में उल्लिखित मगध के राजा के नाम को बृहस्पतिमित्र मानकर उसे पुष्यमित्र शुंग का पर्यायवाची प्रतिपादित किया और यह माना है कि कलिंग राज खारवेल ने शुंग वंशी पुष्यमित्र पर आक्रमण किया और उसे परास्त किया था। पर अनेक ऐतिहासिक हाथी गुम्फा में आए नाम को न बृहस्पतिमित्र स्वीकार करने को उद्यत हैं और न ही पुष्यमित्र के साथ मिलने पर इसने संदेह नहीं की कि हाथी गुम्फा शिलालेख के अनुसार खारवेल ने
उत्तरापथ पर आक्रमण करते हुए मगध की भी विजय की थी। वहां के राजा को अपने सम्मुख झुकने के लिए विवश कर दिया था। खारवेल की शक्ति के उत्कर्ष और दिग्विजय का यह वृतांत निस्संदेह बहुत महत्व का है। तो चलिए आज हम खारवेल के बारे में जान लिए। और कल जो हम पढ़ेंगे वह अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, जिससे आपको हाथी गुम्फा अभिलेख में किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे न छूटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।